सरकार की असफलता है। सरकार जो बड़े-बड़े दावे करती है, उस पे सवाल खड़े करती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेपर लीक नहीं रोक पाती, वो दावा करती है अपराध को रोकने की, वो दावा करती है युद्ध को रुकवाने की। जब भी सरकारें बड़े दावा करें, इस देश के युवाओं को, सरकार को आईना दिखाना चाहिए। आखिर सरकार जानबूझकर युवाओं के भविष्य को अंधकार में क्यों डालती है? काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं जो कभी सवाल पूछने पर जवाब में जय श्री राम कह दिया करते थे, वो अब उपभोक्ता देवो भव कहने लगे हैं। और साथ ही साथ जो बिजली के जो तमाम जो मीटर, जो स्मार्ट, जो प्रीपेड मीटर लगाए गए थे, अपने एक उद्योगपति मित्र की मदद करने का जो आरोप लगा था, उसके बाद वो सारे मीटर फेंके गए और अभी भी चिंता बनी हुई है तमाम उपभोक्ताओं में। कैसे देख रहे हैं? और सरकार पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सीधे फटकार लगाई है कि एलओपी की भूमिका क्या है, कोई तवज्जो नहीं दी गई जब नियुक्ति हुई। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स इन्वॉल्वमेंट है उसमें, इस तरीके की बातें। स्मृति ईरानी काफी चर्चा का विषय बनी थी, आपके उधर क्षेत्र से आती है। एक तस्वीर काफी वायरल है सोशल मीडिया पे, लोग अपनी अपनी अलग अलग तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने 2 बार हाथ जोड़ती है, कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे लिखी जा रही है, क्योंकि क्षेत्र की आपके क्षेत्र की नेता भी रही है। कैसे देख रहे हैं ये जो स्थिति बनी है, उसको कैसे देख रहे हैं? इस दशा में एक भाजपा के कार्यकर्ता को एक प्रधानमंत्री द्वारा अपेक्षा किया जाना, इस तरह से तिरस्कार किया जाना, मुझे लगता है ये अब उनके हक का अभी स्मृति जी ने जो बोया था वो काट रही हैं, 2029 के बाद जो आज मोदी जी बोल रहे हैं वो काटेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। नीट पेपर लीक होने के बाद आप देख रहे हैं एनटीए ने जिम्मेदारी तो ली है, लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार पेपर लीक कब तक। सरकार पर आरोप लगने लगे हैं कि ये पेपर लीक सरकार हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं चुनाव तो हो जाते हैं, लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट एक छोड़ देता है कि आखिरकार ये जो नियुक्ति हुई है मुख्य चुनाव आयुक्त की, आखिरकार इसमें एलओपी की भूमिका क्यों नहीं थी। तमाम सवाल हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय दीपक सिंह हैं, पूर्व एमएलसी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। हम बात करेंगे। सर, तमाम सवाल है, नीट पेपर लीक हो जाता है, जवाबदेही किसी के नहीं। तमाम युवा हैं जिनका भविष्य गर्क में डाल दिया गया। लगभग 22.79 लाख छात्र इसमें सम्मिलित हुए थे, लेकिन कोई किसी की जवाबदेही नहीं। छात्र आंदोलित है, लेकिन अभी तक कोई खुल के सामने नहीं आया है। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? देखिए, ये सरकार की असफलता है। सरकार जो बड़े-बड़े दावे करती है, उस पे सवाल खड़े करती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेपर लीक नहीं रोक पाती, वो दावा करती है अपराध को रोकने की, वो दावा करती है युद्ध को रुकवाने की। जब भी सरकारें बड़े दावा करें, इस देश के युवाओं को, सरकार को आईना दिखाना चाहिए कि आखिर सरकार जानबूझकर युवाओं के भविष्य को अंधकार में क्यों डालती है। जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बन जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं के साथ चाय पीते नजर आते हैं। यही नहीं, जो अधिकारी इसकी रचना करते हैं, पेपर लीक होने के बाद उन्हें राज्य की सरकारें अहम भूमिका देती हैं। तो लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी कहीं और की सरकार हो, वो देश के बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगार रखना चाहती है। वो जानती है जिस दिन ये पढ़ लिख कर सवाल पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तमाम असफलताओं पर सवाल चिन्ह खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर जानबूझकर करती है। धर्मेंद्र प्रधान से नौजवान इस्तीफा भी मांग रहे हैं। पुतला भी फूका गया और कहा गया कि इस्तीफा दे देना धर्मेंद्र प्रधान, जो जिम्मेदार हैं इसके, कोई जवाबदेही अभी तक नहीं है इनकी बन रही। और मुझे लगता है युवाओं को अब इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि सरकार पे शर्म नहीं है, इस सरकार के पास नैतिकता नहीं है। सरकार ही बदलना एकमात्र विकल्प है उत्तर प्रदेश देश में बेरोजगारी हटाने के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगे हैं और सरकार पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सीधे फटकार लगाई है कि एलओपी की भूमिका क्या है, कोई तवज्जो नहीं दी गई जब नियुक्ति हुई। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स इन्वॉल्वमेंट है उसमें, इस तरीके की बातें हैं। यही बात राहुल गांधी जी शुरू से कहते आए हैं, पूरा विपक्ष कहता रहा है।
कि जब सरकार को ही तय करना है तो किस बात की, तो हम तो कह ही रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संगठन है, चुनाव आयोग तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट आदेश करती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वहां पर होते थे, तब हमारी संस्थाएं काफी हद तक न्यायप्रिय होती, तब टीएन सेशन पैदा होता था, तब देश में निष्पक्ष चुनाव होते थे। जब नरेंद्र मोदी जी को ही तय करना है, ये तो एहसान माने देश कि उन्होंने अडानी को नहीं बना दिया चुनाव आयोग, नहीं तो कहते नहीं है चलो अडानी चुनाव आयोग ही संभालो। तो वो इसी प्रकार का है। वो जब इतिहास लिखा जाएगा, सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में एक पिद्दे को, एक प्यादे को, जो पालतू है नरेंद्र मोदी जी का, भाजपा का, उसे चुनाव आयोग बनाया गया था। उसने कई सारे राज्यों की चुनाव में बेईमानी और धांधली करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी। जिन लोगों को वोट के अधिकार थे, वोट देकर, हम पहले सुनते थे ना, पहले जब हमारे देश में लोकतंत्र नहीं था, राजशाही थी, तो राजा रानी के पेट से पैदा हो जाता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देश को लोकतंत्र और संविधान दिया, जनता की वोट से राजा पैदा होने लगा। भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने उस पर भी प्रश्न खड़े कर दिए। अब देश का, प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की बेईमानी से पैदा हो रहा है, ये खड़ा कर दिया। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया। राहुल गांधी अभी देख रहे हैं, दौर जो चल रहा है उसमें आम जनता त्राहिमाम कर रही है। कुछ दिन पहले सिलेंडरों को लेकर के लोग पंक्तियों में खड़े थे। जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है एलपीजी का, उसके 993 रुपये प्रति यूनिट दाम बढ़ गए, 3000 रुपये क्रॉस हो जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं दूध में प्रति यूनिट 2 रुपये दाम बढ़े, और अभी हाल ही में सिलेंडर के बाद दूध के बाद अब पेट्रोल में भी दाम बढ़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं साल भर तक सोना ना खरीदें, कहते हैं कि कम प्रयोग करें ये पेट्रोल और डीजल का। कैसे देख रहे हैं ये सब जो घटनाएं लगातार हो रही है, जो पहले राहुल गांधी कह देते हैं वो बाद में हो जाता है। आपने हमारी बात खुद ही कह दी। राहुल गांधी देश की चिंता करते हैं, नरेंद्र मोदी जी अपने व्यापारियों की चिंता करते हैं। जो राहुल गांधी पहले जताते हैं सरकार नहीं मानती, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। मैं आपसे कहूँगा, हम पुराने खंड काल की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, और इतिहास का जिक्र सदैव होगा। बहुत सारे ऐसे इतिहास हैं जो हजारों साल बाद हमारे देश लौट कर आए, हमने उनसे पढ़ा। जब इतिहास भारतीय जनता पार्टी सरकार जाने के बाद लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा सिलेंडर को जिसकी कीमत थी 3 डिजिट में किसने किया? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। डीजल पेट्रोल जो 2 डिजिट बिकता था, उसे 3 डिजिट तक शतक पहुंचाने का काम किस सरकार में हुआ? भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ। जब इतिहास में लिखा जाएगा कि जिस डॉलर को लेकर एक राज्य के मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने मोदी जी के रूप में, डॉलर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते भारतीय जनता पार्टी कहती थी, उस डॉलर को शतक किसने पहुंचाया, 100 का आंकड़ा किसने पहुंचाया? तो नाम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का आएगा। इस देश को बर्बाद करने के लिए नाम किसी का आएगा? तो भारतीय जनता पार्टी का आएगा। इस देश को सबसे ज़्यादा बेरोजगार राष्ट्र कहलवाने में किसी का नाम आएगा? तो मोदी जी का नाम आएगा। इस देश में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा भुखमरी, घटिया शिक्षा, घटिया स्वास्थ्य किस सरकार में था? तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी उसी खंड काल की तरह, जिस काल में हम एक तरफ देवताओं को देखते थे, एक तरफ देवताओं के उन परिजनों को देखते थे, कैमरे पर 4 PM के नाम लेना ठीक नहीं होगा, उसी तरह से कांग्रेस के लोगों को देव के रूप में याद किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी को उन देवताओं के जो भाई थे, जो लड़ते थे देवताओं से अच्छे काम ना करने के लिए, उनके रूप में याद किया जाएगा। एक सवाल और भी है। अगर बात करें, आपने तमाम बातें कह दी, इस समय एके शर्मा काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो कभी सवाल पूछने पर जवाब में जय श्री राम कह दिया करते थे, वो अब उपभोक्ता देवो भव कहने लगे हैं। और साथ ही साथ जो बिजली के जो तमाम जो मीटर, जो स्मार्ट, जो प्रीपेड मीटर लगाए गए थे, अपने एक उद्योगपति मित्र की मदद करने के जो आरोप लगा था, उसके बाद वो सारे मीटर फेंके गए, और अभी भी चिंता बनी हुई है तमाम उपभोक्ताओं में। कैसे देख रहे हैं आप? लोग कहते हैं कि जब आदमी जय श्री राम कहता था तो अपने पाप को धोता था। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पाप हो रहे हों, एके शर्मा उस पाप को धोते हों। आपने कहा, वो कह रहे हैं उपभोक्ता देवो भव, तो देवता से लोग आशीर्वाद मांगते थे, उनसे लूटने के लिए कर रहे हों। जिस तरह से बिजली के रूप में इस उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है, उन्हें परेशान करके बिजली को पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में देकर जनता की जेब पर डकैती डालने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से विजिलेंस के रूप में
लूट हुई है, विजिलेंस के दरोगा पहुँचते हैं, लोगों से मार-मार कर डकैतों की तरह पैसा वसूलते हैं। आने वाले समय पर इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर और इनके सरकारी मंत्रालय में घुसकर इनसे जवाब माँगेंगे। चुनाव का एक दौर याद करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव था। चुनाव के दौरान स्मृति ईरानी काफ़ी चर्चा का विषय बनी थी। आपके उधर क्षेत्र से आती हैं। एक तस्वीर काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पे। लोग अपनी-अपनी अलग-अलग तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने वो 2 बार हाथ जोड़ती हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे लिखी जा रही हैं। चूँकि क्षेत्र की आपके क्षेत्र की नेता भी रही हैं। कैसे देख रहे हैं? ये जो स्थिति बनी है, इसको कैसे देखते हैं? और क्षितिज भाई देखिए, स्मृति ईरानी पे आप लोग बहुत बुलवा चुके हैं। हम अब उन पे बोलना नहीं चाहते, उन पे हमें दया आती है। और सच बोलें तो कभी-कभी लगता है कि स्मृति ईरानी जी के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। फिर सोचता हूँ एक राजनैतिक प्राणी के रूप में, कहता नहीं कि जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। तो मुझे वो क्षण याद आते हैं जब स्मृति ईरानी जी अमेठी के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा ही सलूक करती थी। हमें गोविंद चाचा की वो तस्वीर याद आती है। बड़े पुराने कांग्रेसी हैं, भाजपाई हैं। जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री अमेठी से हुआ करता था एमपी के रूप में, तब भी ये लोग भाजपा का झंडा लेके चलते थे। उनको धक्का मारकर बाहर भेजने की तस्वीर याद आती है। तमाम सारे वफादार भाजपाई जिन्होंने अपना जीवन भाजपा को दे दिया, उनके तिरस्कार की बात याद आती है। तो लगता है शायद ठीक हुआ हो, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में सोचता हूँ तो लगता है कि ये अहंकार है। तब स्मृति जी का अहंकार था, आज मोदी जी का अहंकार है। मोदी जी ने स्मृति ईरानी से काम लिया ना, रात दिन काम लिया था, वो कहती थी। तो ऐसी दशा में एक भाजपा के कार्यकर्ता को एक प्रधानमंत्री द्वारा उपेक्षा किया जाना, इस तरह से उनका तिरस्कार किया जाना, तो मुझे लगता है ये अब उनके अहंकार को दिखाता है, जो पहले स्मृति जी ने किया था। तो अभी स्मृति जी ने जो बोया था वो काट रही हैं, 2029 के बाद जो आज मोदी जी बो रहे हैं वो काटेंगे। एक सवाल और भी है, बात किया जाए गौरीगंज की। राकेश प्रताप सिंह को लेकर के तमाम बातें हैं। कहा गया था मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी, अब लोग लिखने लगे ना घर के रहे ना घाट के। गौरीगंज की जो स्थिति है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इसको बखूबी आप समझ रहे हैं और राकेश प्रताप सिंह की स्थिति को क्या कहेंगे? किसी एक व्यक्ति की बात क्यों करते हैं आप? जी। हम तो ये कहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक भगोड़े को मंत्री बनाया, सबको बना देते, क्या जा रहा था? उसमें पूजा पाल तो मुखर होकर सदन में सरकार की वाह-वाह करती हैं। रायबरेली में 2-2 गद्दारों को बनाया है। एक कांग्रेस छोड़ कर गया था, कई पार्टी छोड़ गया था, दिनेश सिंह वो मंत्री बन गया। सपा, भाजपा, बसपा, सपा कहाँ-कहाँ रहा। मनोज भाई को बनाया है। तो चलो मनोज भाई के बारे में लोग कहते हैं वो घर वापसी किए हैं वो। तो बहुतों ने ऐसे किया है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पिक एंड चूज़ करती है। इसमें किसी सपा के भगोड़े विधायक को मंत्री ना बनाए जाने के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन ब्राह्मण नेताओं को भी चिढ़ाया है, जो हमसे बहुत सारे मित्र हैं मेरे बात करते हैं, तो उनके अंदर पीड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन भाजपा के तमाम ब्राह्मण विधायकों को भी किनारे किया है, जिनको भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद मंत्री बनने की बड़ी उम्मीद थी, उनको भी तोड़ा है। क्या लगता है राकेश प्रताप सिंह की राजनीति अब खत्म हो चुकी है? क्या खत्म हो जाएगी आगे आने वाले समय में? क्या गौरीगंज की जनता अब सपोर्ट करेगी? आने वाले टाइम पे जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं या भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, सबको हारना है। तो चूंकि डूबती जहाज है, सब डूबेंगे तो भी डूबेंगे, पक्का ये डूबना तय है। इसमें एक भी आदमी जीत कर नहीं, जितने समाजवादी पार्टी से भाग कर गए हैं ये सब हारेंगे, और भारतीय जनता पार्टी से जो जीत के आए हैं ये भी अधिकांश हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बुरे प्रदर्शन की ओर जा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, पार्टियां खिलाफ खाली नहीं है। गौरीगंज में चर्चा आपकी भी है कि चुनाव लड़ना चाहिए आपको। देखिए, मैं एक बात बहुत ही कभी इस पे 4 पीएम पे विस्तृत बात करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश में एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हूँ। मैं छोटी चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सबसे छोटा कार्यकर्ता मानता हूँ अपने आप को। मेरी इच्छा काफ़ी दिनों से उत्तर प्रदेश में एक ऐसे आंदोलन खड़े करने की थी, और अब पूरी तरह से है।
जो उत्तर प्रदेश को ज़रूरत है। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर हम बहुत सारे जनता के मुद्दों को छोड़ देते हैं। तो हम ये प्रण लेके आए थे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ पूरा जीवन निर्वाहन करेंगे, लेकिन एक प्रण साथ लेकर और आए थे, जिस माटी में जन्म हुआ है, जिस राज्य में जन्म हुआ है, उनके लिए भी एक आंदोलन करेंगे, ये संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, राजकुमार भाटी जी की बात की जाए, ब्राह्मणों को लेकर के उन्होंने उनके कुछ वक्तव्य थे, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन ब्राह्मण काफ़ी नाराज हैं इस बात को लेकर के कि समाजवादी पार्टी जो लगातार दावा करती है कि ब्राह्मणों का सम्मान कर रही है, लेकिन इस तरीके की बातें हो गई। उसके बाद आपने देखा एक संगठन ने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया, लेकिन इन सब जो गतिविधियां जो हुई है इस बीच में, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ब्राह्मणों का बड़ा गरिमामय इतिहास रहा है। इस देश को ब्राह्मणों ने दिशा दी। किसी एक आटी-भाटी के कहने से ब्राह्मण का जो शौर्य था, ब्राह्मण का जो बल था, ब्राह्मण का जो तेज था, वो कम नहीं होता। अगर हम शुरुआत करें तो आज पीपल हो, तुलसी हो, कर्मकांड हो, समाज बँटा है, बँटा नहीं, समाज अगर एकजुट है तो उसके पीछे ब्राह्मणों की सोच और ब्राह्मणों के त्याग की एक बड़ी गाथा है। आज जब कोविड आया था तो लोग पीपल और तुलसी को, जो लोग नास्तिक थे, जो कहते थे कि ब्राह्मणों का ढोंग है, वो भी उनकी उनकी याद आने लगी थी। अगर हम ब्राह्मणों के इतिहास की बात करें तो हम सुदामा से अगर शुरू करें, सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र थे, वो भी ब्राह्मण थे। आज ब्राह्मणों की जब चर्चा होती, सुदामा का जिक्र जरूर होता है, लेकिन उन्होंने मित्रता मांगी थी, प्रेम मांगा था। उन्होंने राज चाहते तो राज मांगते कृष्ण से, कृष्ण से राज्य नहीं मांगा। ये ब्राह्मण का त्याग था। अगर हम देखें महाभारत काल में, द्रोणाचार्य सब पढ़ते हैं, द्रोणाचार्य के एक राजा से बड़े संबंध थे। उन्होंने जब ये गाय मांगी और गाय नहीं दी तो उन्होंने पांचाल पे आक्रमण कर दिया और आधा राज जीत लिया। तो उन्होंने अंत में आधा राज वापस किया और कहा कि हम तुमसे मित्रता चाहते हैं, अब हम हम भी राजा हैं, आधे के राजा के कारण हमारी आपकी मित्रता होगी। दधीची ब्राह्मण थे, जिनके इतिहास सब ने पढ़ी। उन्होंने देश की रक्षा, एकता, अखंडता के लिए अपनी जान दे दी। अपनी हड्डी से बना हथियार उन्होंने देवों को समर्पित कर दिया। तो ये ब्राह्मणों का इतिहास रहा है। चाणक्य हम सभी पढ़ते हैं, ब्राह्मण थे। चाणक्य ने पूरे कई भागों में बटे देश को अखंड भारत के लिए, जिला राज्य को तोड़कर लड़ाई लड़ी, एक अत्याचारी राजा को हराया। एक छोटे से आदमी को उन्होंने राजा बना दिया, चाहते थे खुद प्रधानमंत्री बनते, लेकिन ब्राह्मण चाणक्य ने राज नहीं स्वीकार किया। उन्होंने देश को एकता अखंडता में बांटने के बजाय एकजुट किया। हम अगर और आगे बढ़ते हैं, जब आज़ादी की लड़ाई हुई, पहला विद्रोही सैनिक कौन था? मंगल पांडे, वो भी ब्राह्मण थे। उसने स्वाभिमान समझौता नहीं किया, विद्रोह किया। और बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको अंग्रेजों ने पहले उनके खिलाफ अभियान चलाया, पंडित जी के उपहास उड़ाते थे। आज भी देखें तो अंग्रेज के जो पिल्ले हैं, अंग्रेज के पालतू जो सरकार छोड़ कर गई थी, अंग्रेज सरकार, वो उपहास उड़ाते हैं। लेकिन न दधीची का वर्चस्व कम हुआ, न सुदामा का कम हुआ, न चाणक्य का कम हुआ, न द्रोणाचार्य का कम हुआ, न पंडित जवाहरलाल नेहरू का कम हुआ। किसी आटी भाटी के कहने से ब्राह्मण समाज का गौरव कैसे कम हो जाएगा? ये मुझे लगता है ये ऐसे लोग हैं जिस पार्टी में रहते हैं, उस पार्टी के नुकसान करने पर ही काम करते हैं। ऐसे लोग जो बयान के आधार पर अपनी क्षमता को दिखाना और बढ़ाना चाहते हैं, जिस पार्टी के हों, अगर कोई कांग्रेसी करे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और कोई समाजवादी करे उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ दीपक सिंह एमएलसी थे, पूर्व एमएलसी, जिनसे हमारी तमाम मुद्दों पर बात हुई। प्रदेश के इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। कोई सवाल हो, सवाल ज़रूर लिखें, आपके सवाल पूछे जाएंगे। और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।